पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन का कारवां पहुंच चुका है क्लास नंबर 28 तक। क्लास नंबर 28 देखने वाले सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन है, अपनी अटेंडेंस जरूर कमेंट करिएगा। मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर को हमको पढ़ना है। विजयनगर एम्पायर के सोर्सेस क्या क्या हैं ये हम स्टडी कर चुके थे लास्ट क्लास में। ज्योग्राफी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में प्लेट टेक्टोनिक्स और जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उससे संबंधित क्लियर कर लेंगे। टाइप्स ऑफ बिल्स यानी विधेयकों के प्रकार कितने होते हैं, 3 मेजर प्रकार होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल। मनी बिल फाइनेंस बिल में जो बेसिक अंतर होता है उसको समझ लेना जरूरी है। और इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में या पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग। विजयनगर के पूरे साम्राज्य को 4 राज परिवारों ने कंट्रोल किया था। सबसे लंबे समय के लिए संगम वो राजवंश ने, फिर सालुव ने, फिर तुलुव राजवंश ने, फिर अरविडुड राजवंश ने। यहाँ पर जो मेजर हमको स्टडी करना होता है क्रोनोलॉजी वाइज हमको स्टडी करना पड़ता है संगम राजवंश के बारे में बेसिकली, सालुव के बारे में और तुलुव के बारे में। तो संगम राजवंश के बारे में अगर हम पढ़ें तो संगम नामक एक व्यक्ति था और उसके 2 पुत्र थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर प्रथम इनको बोलते हैं और बुक्का प्रथम बोलते हैं। तो हरिहर प्रथम यहाँ पर संस्थापक कहे जाते हैं। वैसे तो दोनों को ही कहते हैं, हरिहर और बुक्का दोनों ही सल्तनत की आर्मी में काम करते थे और ये तुंगभद्रा के पास के विजयनगर स्टेट को यहाँ पर इंडिपेंडेंट करने में कामयाब होते हैं मोहम्मद तुगलक के समय। तो हरिहर और बुक्का पहले फाउंडर हैं। ये मैं क्रोनोलॉजी अभी समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे रूलर्स हैं, तो पहले एक बार रूलर की क्रोनोलॉजी समझ में आ गई, फिर विभिन्न रूलर्स के क्या क्या महत्वपूर्ण काम थे या फिर क्या क्या उनके द्वारा किए गए ऐसे चीजें थी जिनको हमको तैयार करना एग्जाम के लिए, उनको याद करना आसान रहेगा एक बार क्रोनोलॉजी अगर क्लियर हो गई। तो सबसे पहले संगम राजवंश में हरिहर और बुक्का ये हो गए फाउंडर। बुक्का प्रथम जो है हरिहर के बाद यहाँ पे शासन करते हैं। पहले यहाँ पे शासन करते हैं हरिहर प्रथम, फिर करते हैं बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के बाद शासन करते हैं हरिहर द्वितीय, हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड कौन थे? ये बुक्का प्रथम के पुत्र थे, 3 पुत्रों में से एक। हरिहर द्वितीय के नाम से शासन करते हैं। हरिहर द्वितीय के बाद शासन करते हैं विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय।
ये केवल 1-1 साल या 6-6 महीने के लिए शासन करते हैं, तो कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी में इनका नाम आ सकता है। तो हरिहर द्वितीय के बाद शासन करते हैं विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय। बुक्का द्वितीय के बाद शासन करते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के लिए। देवराय के बाद इनके एक पुत्र रामचंद्र राय शासन करते हैं बहुत थोड़े दिनों के लिए। रामचंद्र राय के बाद विजय राय प्रथम यहाँ पर शासन करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये ना राय सब शब्दों के बाद लग रहा है, सारे राजाओं के नामों के बाद, तो राय यहाँ पर उपाधि होती थी। विजय राय के बाद शासन करते हैं प्रौढ़ देवराय द्वितीय, या फिर इनको देवराय द्वितीय कहा जाता था। प्रौढ़ देवराय द्वितीय या फिर देवराय द्वितीय शासन करते हैं लंबे समय के लिए। देवराय द्वितीय के बाद यहाँ पे शासन करते हैं विजय राय द्वितीय। विजय राय द्वितीय के बाद शासन करते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के बाद यहाँ पर शासन करते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय के बाद शासन करते हैं प्रौढ़ राय। प्रौढ़ राय शासन करते हैं। प्रौढ़ राय यहाँ पर आखिरी शासक साबित होते हैं संगम राज परिवार के। फिर सालू राज परिवार का उदय होता है। सालू राज परिवार का शासन संभालते हैं, या फिर पहले शासक सालू राज परिवार के ये होते हैं सालू नरसिंह। सालू नरसिंह के दो पुत्र होते हैं, एक तिरुमाल या फिर तिम्मा, या फिर और दूसरे होते हैं इम्मादी नरसिंह। अब सालू नरसिंह के बारे में अगर हम देखें तो सालू नरसिंह की जब मृत्यु हुई तब इनके पुत्र जो है बहुत छोटे थे, दोनों ही माइनर थे, तिरुमाल और ये दम राय या फिर इम्मादी नरसिंह दोनों ही माइनर थे। तो इनके रीजेंट के रूप में शासन किसने संभाला था? नरसा नायक ने। नरसा नायक ने शासन संभाला था। नरसा नायक के बाद इनका जो पुत्र होता है वीर नरसिंह, ये क्या करता है, इन दोनों ही पुत्रों की हत्या करवा देता है, या इम्मादी नरसिंह की हत्या करके ये एक नए राजवंश में परिवर्तित कर देता है। तो इम्मादी नरसिंह की हत्या के बाद जो नरसा नायक का पुत्र होता है वो क्या करता है, एक नए राजवंश की नींव रखता है। उसको हम लोग बोलते हैं तुलुप डायनेस्टी। तो तुलुप डायनेस्टी के फाउंडर कई बार नरसा नायक को ना कह करके वीर नरसिंह को मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, सालिव नरसिंह की जब मृत्यु हुई तो इनके दोनों ही पुत्र माइनर थे। इन दोनों पुत्रों के संरक्षक के रूप में शासन करते हैं नरसा नायक। कुछ समय के लिए नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह इम्मादी नरसिंह की हत्या करके जो है नए राजवंश की नींव रखता है, जिसको तुलुप राजवंश बोलते हैं। वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद कृष्ण देव राय यहाँ पर शासन करते हैं काफी लंबे समय के लिए, 20 वर्षों के लिए। काफी गोल्डन पीरियड इनका टाइम पीरियड माना जाता है। कृष्ण देव राय के बाद इनके भाई शासन करते हैं अच्युत देव राय। ठीक है, अच्युत देव राय के बाद जो है इनका पुत्र शासन करता है वेंकट प्रथम। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और जो बचे हुए शासक होते हैं जैसे कि राम राय के भाई तिरुमल, और तिरुमल के साथ यहाँ पर कृष्ण देव राय के दामाद अलिया रामाराव, ये क्या करते हैं कि ये दोनों जो है करीब 550 हाथियों के ऊपर जितना बचा हुआ खजाना विजयनगर साम्राज्य का था उसको लेकर के पेनुकोंडा चले जाते हैं। पेनुकोंडा वहां पर चले जाते हैं। पेनुकोंडा से को अपनी राजधानी बनाकर वहां कुछ समय के लिए शासन करते हैं। फिर वहां से अरविडू डायनेस्टी का उदय होता है, अरविडू डायनेस्टी। तो यहाँ पर सदाशिव राय के बाद भी यहाँ पे एक और शासक होना चाहिए था, राम राय, क्योंकि राम राय के समय ही जो है बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था। सबसे पहले संगम डायनेस्टी की महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। हरिहर राय प्रथम शासक थे। विजयनगर और बहमनी संघर्ष इनके काल में शुरू हुआ था। अच्छा, एक चीज आप कॉन्स्टेंटली देखेंगे, किसी भी विजयनगर शासक के बारे में पढ़ेंगे तो उनके समकालीन जो बहमनी डायनेस्टी जो शासन कर रही थी, बहमनी रूलर्स के साथ इनका संघर्ष लगातार चलता रहा था। बहमनी रूलर्स और इनके बीच संघर्ष क्यों चला था? कोई ना कोई कारण रहा होगा, जाहिर सी बात है। टू कंट्रोल ओवर रायचूर दोआब, टू कंट्रोल ओवर रायचूर दोआब। तो कई बार विजयनगर के शासक रायचूर दोआब रीजन पर कब्जा कर लेते थे, और कई बार बहमनी शासक रायचूर दोआब के ऊपर कब्जा कर लेते थे। रायचूर दोआब एक फर्टाइल रीजन था, और यहाँ पर गोलकुंडा की खानें थी जो स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध थी। तो गोलकुंडा माइंस से जो स्वर्ण निकाला जाता था उस पर कब्जे को लेकर के यहाँ पर रायचूर दोआब क्षेत्र जो है कंटेस्टेड रहता था। बहमनी शासकों के बीच और विजयनगर के शासकों के बीच युद्ध चलता रहता था। तो ये निर्णायक युद्ध नहीं होता था। निर्णायक युद्ध बैटल ऑफ तालिकोटा ही साबित हुआ था। कभी कोई बहमनी शासक जीतता था, फिर कभी कोई विजयनगर का शासक उसको अपने अधीन कर लेता था। ये सब चलता रहता था। फिर इसके बाद देखेंगे हरिहर के बाद बुक्का राय सिंहासन पर बैठते हैं। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का राय प्रथम। बुक्का के पुत्र कंप राय ने मदुरई पर कब्जा कर लिया था एक बार। बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में इसके पुत्र कंपराय ने मदुरई पर विजय प्राप्त की थी और उसको अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकरण के बारे में कंपराय की पत्नी गंगा देवी ने एक संस्कृत में एक रचना की थी, मधुरा विजयम। उसके बारे में उल्लेख मिलता है, एग्जाम में पूछ जा चुकी है, मधुरा विजयम। और इसके अलावा जो है रेवती द्वीप गोवा पर भी कब्जा कर लिया था कंपराय ने बुक्का के शासनकाल में। कंपा ने हम्पी में पनसुबारी बाजार बसाया था।
बुक्का राय के बाद हरिहर द्वितीय ने शासन किया था, बाद में देवराय सत्ता में आ गए थे छोटे छोटे शासकों के बाद। देवराय प्रथम से पहले दो शासक हैं जिन लोगों ने बहुत कम समय के लिए रूल किया था, उनकी क्रोनोलॉजी हम बता चुके हैं। तो देवराय शासन करते हैं। देवराय प्रथम के पहले महत्वपूर्ण देवराय प्रथम जो है पहले महत्वपूर्ण शासक थे संगम डायनेस्टी के। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने वाले पहले शासक थे देवराय फर्स्ट। ठीक है, देवराय प्रथम को बहमनी सुल्तान फिरोज शाह प्रथम ने हराया था। ठीक है, फिरोज शाह प्रथम बहमनी शासक ने इन्हें हराया था देवराय फर्स्ट को। संगम वंश के सबसे महान शासक देवराय द्वितीय कहे जाते हैं। देवराय सेकंड ने मुस्लिम तीरंदाजों को, मुस्लिम आर्चर्स को शामिल किया था अपनी सेना में। मुस्लिमों को संरक्षण दिया था इन्होंने, उनको मस्जिद बनाने की अनुमति दी थी और ऐसा कहते हैं कि सिंहासन के पास कुरान की प्रति देवराय सेकंड के समय में रखी जाती थी। ठीक, देवराय सेकंड श्रीलंका से कर वसूलने वाले विजयनगर के पहले शासक थे, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका को भी अपने अधीन लाया था, वहां से कर वसूला था। देवराय सेकंड की मृत्यु के बाद संगम वंश कमजोर पड़ गया था। अंतिम शासक और विरूपाक्ष राय को उनके सेनापति सालू नरसिंह प्रथम ने गद्दी से उतार दिया था और सालू राजवंश की स्थापना की थी। हम जिस विरूपाक्ष राय की बात कर रहे हैं वो विरूपाक्ष राय सेकंड है, ध्यान रखिएगा। विरूपाक्ष राय सेकंड अंतिम शासक माने जाते हैं। हाँ ठीक है, प्रौढ़ राय के बाद वो बने थे। सालुव डायनेस्टी के बारे में बात करें तो नरसिंह राय सेकंड सालुव राजवंश में सबसे महान थे। अन्नमाचार्य इनके दरबार में, इनके काल में रहते थे। सालुव नरसिंह या नरसिंह राय सेकंड की मृत्यु के बाद नरसा नायक ने अपने पुत्र वीर नरसिंह को सिंहासन पर बिठा दिया था। वीर नरसिंह ने जो है ये नरसिंह द्वितीय के पुत्र इमादी नरसिंह की हत्या करके तुलुव राजवंश की नींव रखी थी, हम बता चुके हैं आपको। तो सालुव राजवंश के बाद स्थापना होती है वीर नरसिंह के नेतृत्व में तुलुव राजवंश की। तुलुव राजवंश के बारे में बात करें तो वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री तिम्मरासु ने कृष्णदेवराय को गद्दी पर बिठाया था, जो वीर नरसिंह के ही भाई या कजिन थे। कृष्णदेवराय राजवंश में सबसे महान साबित हुए थे। एक महान सेनापति, कुशल प्रशासक थे। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद अस्तित्व में आए स्वतंत्र साम्राज्यों के साथ युद्ध लड़े थे। कृष्णदेवराय ने कानून व्यवस्था बनाए रखी थी। दक्कन में पुर्तगाली प्रभुत्व का सामना किया था और पोर्टुगीज से डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे रखे थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है कृष्णदेवराय को अपना फ्रेंड मानते थे और बहमनी राज्यों से लड़ने में इनकी मदद भी कई बार की थी। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले बीजापुर की आदिल शाही सेना को पूरी तरीके से नष्ट किया इन्होंने। फिर गुलबर्गा पर हमला किया और वहां का 3 बहमनी राजकुमारों को मुक्त कराया था। गुलबर्गा के सिंहासन को पुनः प्राप्त करने में बहमनी राजकुमारों की मदद की थी और कृष्णदेवराय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। कृष्णदेवराय ने 1513 में अपना पूर्व की तरफ अभियान शुरू किया था और उदयगिरी जीता था, उदयगिरी का किला। फिर गजपति वंश के शासक प्रताप रुद्र को हराया था इन्होंने, ओडिशा पर कब्जा किया था। गजपति राजकुमारी तुक्का देवी या अन्नपूर्णा देवी से विवाह भी किया था कृष्णदेवराय ने। रायचूर अभियान इनका अंतिम अभियान था कृष्णदेवराय का। इस्माइल आदिल शाह को हराया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे थे और 1510 में बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया गया था। तो पोर्टुगीज ने बीजापुर के सुल्तान से जो गोवा छीना था, इसमें हेल्प किसने की थी? कृष्णदेवराय ने हेल्प की थी, ये ध्यान रखिएगा। कृष्णदेवराय ने ही हेल्प की थी जब पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय से ही सपोर्ट मांगा था भटकल में एक किला बनाने के लिए। भटकल में, तो ये यूपीएससी में पूछा गया था इस साल। भटकल में किला बनाने की अनुमति कृष्णदेवराय से प्राप्त करनी चाहिए थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। कृष्णदेवराय साहित्य और कला के महान संरक्षक थे और आंध्र भोज की उपाधि इनको मिली थी। उनके दरबार में अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाने वाले 8 प्रख्यात कवि या विद्वान रहते थे। अपने बेटे की मृत्यु के कारण कृष्णदेवराय को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और 1529 में उनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इन्हीं के परिवार के अच्युत देवराय और सदाशिव राय फिर गद्दी पर बैठते हैं। सदाशिव राय के बाद राम राय के शासनकाल के दौरान बहमन संघ यानी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की कंबाइंड सेना ने 1565 में तालीकोटा की युद्ध लड़ा था और जिसमें विजयनगर की करारी हार हुई थी। राम राय को कैद कर लिया गया था, उन्हें मार डाला गया था। विजयनगर शहर नष्ट हो गया था और इस लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक मानते हैं। विजयनगर साम्राज्य लगभग 1 शताब्दी तक जो है अरविडू राजवंश ने जीवित रखा था, लेकिन विजयनगर में नहीं, यहाँ से शिफ्ट करके पेनुकोंडा के बाद के शासकों ने इसको चंद्रगिरी को राजधानी बनाया था। अरविडू राजवंश की स्थापना कोई अलग नहीं है। जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो बचा हुआ खजाना लेकर के हाथियों पर रख करके सदाशिव राय के एक और पुत्र तिरुमल यानी राम राय के भाई तिरुमल और कृष्णदेवराय के दामाद जो है अलिया रामाराव, ये जो है चालाकी से भाग गए थे बचा हुआ खजाना लेकर के पेनुकोंडा में, और वहां पर एक नए राजवंश की इन्होंने नींव रखी थी बहुत छोटे से एरिया में। उसके बाद श्रीरंग शासन करते हैं, वेंकट द्वितीय शासन करते हैं तिरुमल के बाद।
तो ये शासन चलता है करीब 100 सालों तक। वेंकट द्वितीय अकबर के समकालीन थे। वेंकट द्वितीय, इन्होंने राजधानी शहर को स्थानांतरित कर दिया था कहाँ पर? पेनुकोंडा में। कहाँ पे स्थानांतरित किया था? पेनुकोंडा में। और फिर बहुत बाद के शासकों ने चंद्रगिरी को राजधानी बनाया था। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय थे। अंतिम शासक जो है एकदम लास्ट, वो श्रीरंग थर्ड माने जाते हैं, अरविडू वंश के लास्ट शासक। ठीक है, श्रीरंग को 1647 में वनवासी के युद्ध में गोलकुंडा में अमीर जुमला ने हराया था। इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करें तो विजयनगर सोसाइटी में लोग विलासतापूर्ण यानी लैविश लाइफ जीते थे। पहनने के लिए रेशमी और सूती वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता था। लोग इत्र, फूल और आभूषण पहनते थे, जैसे कभी टीवी सीरियल्स वगैरह में भी दिखाते हैं। अगर विजयनगर की बात होती है, काफी समृद्ध बताया जाता है। अमीर लोगों के घर खूबसूरत बने होते थे, उनके घरों में नौकर चाकर होते थे काफी। ये सब उल्लेख किसने किया होगा? जाहिर सी बात है कि फॉरेन ट्रैवलर्स ने किया होगा। जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे यहाँ पे, उन लोगों ने ये सब बातों का उल्लेख अपने ट्रैवलॉग में लिखा है। तो देवदासी या मंदिर नर्तकी का जो प्रथा थी, मंदिर में जो नर्तकी होती थी या ईश्वर की सेविका कहा जाती थी, लेकिन एक्चुअली कुछ अलग ही इनसे काम कराए जाते थे। देवदासी प्रथा जो काफी कुप्रथा थी हिंदू धर्म के नाम पर, वो प्रचलित थी विजयनगर काल में। प्रोस्टिट्यूशन बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज था। ये बहुत एक पेक्यूलियर बात है, लेकिन ये सच है और कई सारे रिकॉर्ड्स में कहा गया है कि विजयनगर काल में वैश्यावृत्ति को संस्थागत रूप दिया गया था। सती प्रथा को और मजबूत किया गया था। 4 जातियों का अस्तित्व देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। पारंपरिक राजतंत्र यानी राजा का पुत्र राजा बनता था, सिंपल बात है। राजा राज्य में सर्वोच्च अधिकारी होता था, सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता था, जैसे मुगल काल में होता था, जैसे कि सल्तनत काल में होता था। राजा को उसके दैनिक प्रशासन में मंत्री परिषद द्वारा सहायता या सलाह दी जाती थी। विजयनगर प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता अमर नायक प्रथा थी। ये दिल्ली की इक्ता प्रथा के समान थी, और जो यूरोप में जो फ्यूडलशिप चलती थी, फ्यूडल लॉर्डशिप, उसके भी समान आप कह सकते हैं। इक्ता व्यवस्था अगर पढ़ चुके हैं तो इसको समझने में आसानी होगी। विजयनगर सेना के जो सैन्य अधिकारी होते थे उनको नायक कहा जाता था। जैसे इक्तादार होते थे सल्तनत काल में, वैसे नायक होते थे। प्रत्येक नायक को प्रशासन के लिए एक क्षेत्र आवंटित किया जाता था, यानी कि लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट दिया जाता था। इस क्षेत्र में कृषि गतिविधियों का विस्तार करता था। विस्तार कैसे करता था? किराए पर देता था उस जमीन को, और वहां पर जो है कर वसूलता था। तो जो है किराए पर जमीन को देता था, उस आवंटित क्षेत्र की जमीनों को किराए पर दे देता था, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। आधा रेवेन्यू अपने पास रखता था, आधा जो है ये विजयनगर शासक को पहुंचा देता था। जैसे इक्तदार के 2 फंक्शंस होते थे, एक रेवेन्यू फंक्शंस और दूसरा मिलिट्री फंक्शंस, वैसे ही ये नायक सिस्टम में जो नायक होता था, इसके 2 फंक्शंस होते थे, मिलिट्री फंक्शंस और रेवेन्यू फंक्शंस। रेवेन्यू फंक्शन जिसने किया, सालाना रेवेन्यू पहुंचा करके और कृषि गतिविधियों की देखभाल करके, और मिलिट्री फंक्शंस यानी जो आय इसको मिलती थी, आधी आय जो अपने पास रखता था, सारी अपने पास खर्चा नहीं कर लेता था, अपने अधीन एक सेना मेंटेन करता था बकायदा। घोड़े, हाथी और युद्ध के लिए हथियार भी मेंटेन करने पड़ते थे नायक को, और जब भी विजयनगर शासक को जरूरत पड़ेगी तब उसको इन सारी चीजों की आपूर्ति करनी पड़ती थी। 2 फंक्शंस होते थे नायक के, जैसे इक्तदार के 2 फंक्शंस होते हैं, रेवेन्यू फंक्शंस और मिलिट्री फंक्शंस। अमर नायक राजा को सालाना कर भेजते थे और अपनी वफादारी व्यक्त करने के लिए उपहारों के साथ शाही दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते थे। राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, ऑब्वियस सी बात है, और ज्यादातर एग्रीकल्चर और ट्रेड पर फोकस किया जाता था, और एक्सपोर्ट काफी सारा होता था यहाँ से। ठीक है, विजयनगर काल में एक्सपोर्ट काफी अच्छा होता था विभिन्न चीजों का। सामान्यतः कुल उपज का 6ठा भाग जो है भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। विजयनगर काल में नायकों को पोलीगर भी कहा जाता था। तो पोलीगर और नायक एक जैसे नाम है, मतलब ये एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, पोलीगर कोई अलग नहीं है। वास्तुकला के बारे में बात करें तो द्रविड़ शैली का उपयोग किया गया था आर्किटेक्चर में, और कुछ अन्य एडिशन इस द्रविड़ शैली में किए थे। तो टोटल इसको विजयनगर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर या विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाने लगा था। निर्माण को मजबूती देने के लिए स्थानीय कठोर मार्बल का प्रयोग किया गया था, ग्रेनाइट का बेसिकली प्रयोग किया गया था, क्योंकि आंध्र रीजन में पड़ता था विजयनगर एम्पायर, कर्नाटक आंध्र रीजन में तुंगभद्रा के किनारे। तो यहाँ पर काफी सारा ग्रेनाइट देखने को मिलता था, तो ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था, जैसे कि बादामी चालुक्य शासकों ने भी किया था। विजयनगर के मंदिर मजबूत बाड़ों से घिरे हुए होते थे, और इनकी विशेषता होती थी अलंकृत स्तंभों वाले कल्याण मंडप। तो कल्याण मंडप किसकी विशेषता है? विजयनगर आर्किटेक्चर की। चोल शैली में लकड़ी, ईंट और प्लास्टर से निर्मित जो ऊंचे राय गोपुरम बनाए जाते थे, मंदिर के प्रवेशद्वार, जिसमें नक्काशीदार स्मारकीय मीनारें और देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, ये इसका प्रयोग किया था। तो मतलब चोल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से इन्होंने क्या कॉपी किया था अगर आपसे पूछ लें तो? राय गोपुरम। और इनकी अपनी विशेषता क्या थी? विवाह हॉल या फिर कल्याण मंडप। ये द्रविड़ शैली कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हुई थी, और
2 शताब्दियों तक दक्षिण भारतीय मंदिरों में देखी जा सकती है। विजयनगर की दरबारी वास्तुकला आमतौर पर पत्थर के मलबे से मिश्रित मोर्टार से बनी होती थी और अक्सर इस्लामी प्रभावित मेहराबों, गुंबदों के साथ धर्मनिरपेक्ष शैली को दर्शाती है, यानी सेक्युलर स्टाइल इसमें फॉलो किया गया था। इन्फ्लुएंस इसमें इस्लामी आर्किटेक्चर का भी देखने को मिलता है। विजयनगर शैली में के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, देवराय प्रथम का हजारा राम मंदिर शामिल है और इसमें एक जो है लोटस महल भी शामिल है। लोटस महल भी विजयनगर काल में बनवाया गया था। हम लोग नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग है। योजना आयोग का स्थान इसने लिया था। कौन कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं? राज्य सरकार, संबंधित संस्थाएं, विशेषज्ञ, आम लोगों के बीच एक व्यापक परामर्श के आधार पर बनाया गया है, क्योंकि जो प्लानिंग इन इंडिया थी बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम इसमें होता था और बहुत ही क्लोज्ड सिस्टम इसमें होता था। टॉप के कुछ ऑफिशियल्स, टॉप के गवर्नमेंट को लोग जो प्लान बना देते थे वही फॉलो करना होता था और प्लान इस तरीके का रिजिड टाइप बनता था कि बीच में उसमें परिवर्तन की संभावना बहुत ही कम हुआ करती थी। और जो पुराने प्लान थे उसमें फीडबैक नहीं लिया जाता था, यानी कि एक बार प्लान अप्रूव कर दिया गया उस अवधि के लिए तो उसी अवधि में उसी दौरान उसी पेस से काम होगा, जैसे पहले 5 साल पहले प्लान बनाने से पहले सोचा गया होगा उसी हिसाब से काम होता था। जैसे आप देखेंगे कई सारे प्लान फेल भी हुए थे, क्योंकि जो प्लान बनाया गया कई बार वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल इवेंट्स, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स कई बार भारत के फेवर में नहीं रहा करते थे। जबकि नीति आयोग एक फ्लेक्सिबल रणनीति के साथ आगे बढ़ता है। तो नीति आयोग कैसे सोचा गया, योजना आयोग से हम नीति आयोग तक कैसे बढ़े, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने की संभावना अभी भी रहती है। नीति आयोग के फॉर्मेशन से पिछले 6 दशकों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और जनसांख्यिकी रूप से बहुत बड़ा बदलाव आया है। राष्ट्रीय विकास में सरकार की भूमिका में समानांतर विकास हुआ है। तो राष्ट्रीय विकास में सरकार की पहली भी भूमिका थी, अब भी भूमिका है, लेकिन इसको अलग तरीके से परिभाषित करने की जरूरत महसूस की गई थी। और नीति आयोग बहुत अचानक से अस्तित्व में नहीं आया है। आपको समझना होगा जब इतना बड़ा चेंज होता है तो कई लोग कहते हैं कि 2014 में सरकार बनी मोदी जी के और उन्होंने इस योजना आयोग को खत्म कर दिया बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं है। जब योजना आयोग चल रहे थे तब भी जो रिपोर्ट्स आती थी उसमें कहा जाता था कि बदलाव की जरूरत है। 1991 में उदारीकरण के पहले यानी लिबरलाइजेशन के पहले स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चूंकि सरकार की भूमिका अब बदल रही है, सरकार की भूमिका को बदला गया है, रिस्ट्रक्चर किया गया इकोनॉमी को, तो योजना आयोग की भी भूमिका बदलनी पड़ेगी और योजना आयोग के जो फंक्शंस हैं इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया था 1991 में। योजना आयोग में परिवर्तन की प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बिठाए रखने के लिए सुधार किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। पुरानी प्रथाओं तथा उन मान्यताओं को अब छोड़ना होगा जिनकी प्रासंगिकता अब नहीं रह गई थी। आज़ादी के समय सरकार मतलब हमारी इकोनॉमी कुछ दूसरी थी, हमारा इकोनॉमिक स्टेट कुछ दूसरा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ कुछ अलग होती थी, इंडस्ट्रीज दूसरी होती थी, टेक्नोलॉजी दूसरी होती थी, तो तब प्लान अलग तरीके से होता था। लेकिन बाद में कहा गया कि जब अब वर्ल्ड बदल रहा है, तेजी से इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो नीति आयोग मतलब माफ कीजिएगा योजना आयोग को भी परिवर्तन करने की जरूरत है। 15वीं लोकसभा की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अनुदानों की मांगों पर अपनी 35वीं रिपोर्ट में कहा था, ये ऑफिशियल टेक्स्ट है, उभरती सामाजिक वास्तविकताओं से तालमेल बिठाना होगा ताकि ये खुद को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बना सके। यह का मतलब क्या है? योजना आयोग, ताकि नियोजन प्रक्रिया को आर्थिक सुधारों और उसके परिणामों को विशेषकर गरीबों के साथ जोड़ा जा सके। क्योंकि पहले ऐसा होता था इकोनॉमी इतनी क्लोज्ड होती थी, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग इतनी क्लोज्ड होती थी कि जो रिजल्ट्स हैं वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। यानी कि सरकार कह रही है कि लगातार हमने ग्रोथ ऑब्जर्व की है, लेकिन आम आदमी उसको महसूस नहीं कर पाता था। क्या कारण रहे होंगे कि महसूस हम नहीं कर पाते थे? कि पहले जो रिपोर्ट्स वगैरह आती थी, रिपोर्ट्स वो पुराने पैरामीटर्स पर आधारित रहती थी, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक डेटा दिया जाता था, लेकिन वो कई बार हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि कई लोग जैसे कहते हैं कि क्या भारत का गरीब जीडीपी खाएगा? तो बात तो सही है, वो जीडीपी नहीं खाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाली जो चीज़ें हैं उसी को महसूस कर पाएगा कि इकोनॉमी बदल रही है कि नहीं बदल रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो पहले बताए जाते थे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनके थ्रू ग्रोथ मेजर करते थे, वो अब ऑब्सोलीट हो चले थे, क्योंकि वर्ल्ड बदल रहा था। अब नए नए चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत थी, जैसे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अवधारणा आ चुकी थी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पहले घोषित किए गए थे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जानी शुरू हो गई थी जिस समय नीति आयोग बन रहा था। तो आप देखेंगे SDG पर कैसे विचार किया जाएगा, कोई संस्था थी ही नहीं इसके बारे में। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और जो बाकी संस्थाएं थी NSS वगैरह, वो SDG की प्रोग्रेस को नहीं ट्रैक करते थे। SDG की अवधारणा भारत ने नहीं अपनाई थी। तो इस तरीके से जब नई सरकार बनती है, भारत सरकार बदलती है, गवर्नमेंट रिजाइन जब चेंज होता है तो कई सारे डिप्लोमेट्स भी बदलते हैं और जो टेक्नोक्रेट्स भी बदलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी बदलते हैं। तो इन लोगों ने सोचा
कि पूरी नियोजन प्रक्रिया को ही रिस्ट्रक्चर करना होगा, और नियोजन प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा रोल होता है जिस आयोग का, उसको भी रिस्ट्रक्चर या ट्रांसफॉर्म करना होगा। इसलिए 13 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में, और पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लेने के लिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नामक एक नया निकाय सृजित किया गया था। ये डेट्स वगैरह सब याद होनी चाहिए आपको। 13 अगस्त 2014 योजना आयोग को खत्म किया गया, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग को जन्म दिया गया। योजना आयोग के समान नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव यानी कि एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन द्वारा की गई थी। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन द्वारा जो कोई भी निकाय बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है, ना संवैधानिक परिवर्तन करने की हमको जरूरत पड़ी, संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही हमको कोई विधान यानी कि नियम या फिर बाई लॉ या फिर कुछ भी बनाना नहीं पड़ा, यानी कि ना कानून बनाना पड़ा, ना ही संविधान संशोधन करना पड़ा। एक कार्यकारी प्रस्ताव से इसको अस्तित्व में लाया गया था। तो नीति आयोग क्या है आपसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है जब से नीति आयोग बना, कई बार, कि व्हाट इज नीति आयोग? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? नो। क्या ये वैधानिक निकाय है? नहीं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं अगेन। तो ये क्या है? तो नीति आयोग इज बेसिकली अ थिंक टैंक। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में भारत को सर्विसेज देती है, ना कि एक योजना आयोग के रूप में, और ना ही किसी वैधानिक या संवैधानिक निकाय के रूप में। नीति आयोग की कार्य और उसका मैंडेट क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा। तो सरकारी नीति निर्माण के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। थिंक टैंक आपने देखा होगा ज्यादातर एनजीओ संबंधित टर्म होता है। थिंक टैंक क्या होता है? थिंक टैंक का मतलब होता है कि विचार विमर्श किया जाता है। थिंकिंग का मतलब होता है विचार करना, तो इसमें होता है क्या? विचार विमर्श होता है, विचार विमर्श होता है। ठीक है। अब ये पुराने योजना आयोग से कैसे अलग है? आप अब कहेंगे कि क्या सर पुराने योजना आयोग में कोई विचार विमर्श ही नहीं होता था? कोई मतलब बड़े पढ़े लिखे लोग ही नहीं होते थे क्या? ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जैसे हमने योजना आयोग की बात की, योजना आयोग में लोग होते थे सरकार के, सरकार के लोग और ऑफिसर्स होते थे, और एनडीसी होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना आयोग ने एक प्लान बनाया, एनडीसी ने उसको अप्रूवल दिया, और 5 ईयर प्लान इस तरीके से चालू हो गया। ठीक है। एनडीसी में भी सरकार के और राज्य के लोग होते थे। ठीक है, वो सब सही है। लेकिन पहले क्या होता था कि विचार विमर्श जो है एक दिशा में चलता था, कि लोग योजना बना, मतलब ये प्लानिंग कमीशन योजना बनाएगा, एनडीसी उसको अप्रूव करेगा, बस इतना ही होता था। इसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म या फिर कोई डेटा का यूज नहीं होता था ज़्यादा, और ये फीडबैक पर आधारित नहीं था, यानी कि जो भी फीडबैक लेना है सब पहले ही लेना पड़ता था 5 ईयर प्लान बनाने से पहले। 5 ईयर प्लान एक बार बन गया तो उसी 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता था। हाँ, थोड़ा बहुत जो मतलब पैसा है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता था, लेकिन पूरा योजना को जो है बदला नहीं जा सकता था। लेकिन नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, और डेटा एनालिसिस ये सब चीज़ें उपयोग करता है। और इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कोई प्लान बनाया गया, आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान आना बंद हो गए हैं। नीति आयोग अलग तरीके से काम करता है, ये कोई फिक्स्ड स्ट्रैटेजी के तहत नहीं काम करते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है। नीति आयोग क्या करता है? एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाता है, और जितने फीडबैक आते रहते हैं पूरी स्ट्रैटेजी के बीच में, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सरकार को एडवाइस करता है। ठीक है, उसके हिसाब से काम होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है वो सरकार एक बार क्लियर कर लेती है, उसके बाद हर साल जो फीडबैक आता रहता है, आपने देखा होगा नीति आयोग की रिपोर्ट जो है एसडीजी पर हर साल आती है। ठीक है, एसडीजी वाली हर साल आती है, और एक पॉवर्टी वाली हर साल आती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो आता है, ये हर साल आता है। ये दो एक बड़ा इंडिकेटर यहाँ पे साबित होते हैं हर साल, ये देखने में कि स्टेट वगैरह कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और स्टेट्स के लोग भी इसमें स्टेक होल्डर्स के रूप में शामिल होते हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह, तो वह सब भी अपनी प्रोग्रेस देखते हैं। नीति आयोग चूंकि प्राइवेट एनालिस्टिस्ट को भी शामिल करता है, विदेशी लोगों को भी एम्प्लॉय कर सकता है नीति आयोग, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ विदेशी लोगों को भी इन लोगों ने डिप्लॉय जरूर किया होगा विदेशी एजेंसी को, जो ये पता लगाते हैं कि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। ठीक है, अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को खोजना, उन पर विश्लेषण करना, ठीक है, उनका एनालिसिस करना, और वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या काम के लायक हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, क्या उनकी प्रासंगिकता है कि भारत में भी उनकी प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जा सके, इसका एनालिसिस किया जाता है। भारत में अपनाने के लिए कौन कौन सी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है, उन पर विचार किया जाता रहता है। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसकी भावना को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। नियोजन प्रक्रिया में राज्य सरकारों को पूरी तरीके से शामिल करना, और यहाँ तक कि गाँवों को भी शामिल करने का प्रयास करना यहाँ पर किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, जो पहले नहीं होता था। पहले नियोजन बहुत ही सेंट्रलाइज्ड लेवल पर होता था,
लेकिन अब नियोजन को डिसेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश की जा रही है। गाँवों को कैसे जोड़ते हैं, क्या हर गाँव से फीडबैक मंगाते हैं? नहीं, लेकिन जो भी स्कीम्स चल रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है पंचायत लेवल पर, क्योंकि पंचायत में भी हर पंचायत में एटलीस्ट एक कंप्यूटर सिस्टम जो लगवाया है सरकार ने, तो पंचायत लेवल पर कौन सी योजना, कितने बेनिफिशरीज हैं, कितना फंड यूटिलाइज किया गया है, कितना फंड नहीं यूटिलाइज किया जा रहा है, कितने प्रतिशत लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, किस किस जाति के लोगों का विकास हो रहा है, ये सब डेटा पहुंचता रहता है लगातार। तो सहकारी संघवाद की भावना को विकास बढ़ोतरी मिलती है। भारत में सतत विकास के लिए निकाय, ये तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एक नहीं, दो दो तीन तीन बार पूछा यूपीपीएससी ने। 2019 में भी पूछा है आई थिंक, और 2021 में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। भारत में सतत विकास के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण निकाय जिम्मेदार है वो है नीति आयोग। इधर ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भारत में इम्प्लीमेंट कौन करता है? नीति आयोग। 2018 में भी पूछा गया था। शहरी विकास, ये सुनिश्चित करना कि शहर रहने योग्य बने रहें और सभी को आर्थिक अवसर प्रदान हो, इसका ध्यान रखना नीति आयोग का काम है। भागीदारी विकास, निजी क्षेत्र और नागरिकों की मदद से भागीदारी बढ़ाना इसका काम है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा निजी एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाता है नीति आयोग में। नीति आयोग का जब हम स्ट्रक्चर समझेंगे तो समझेंगे किस तरीके से सरकार के लोग इसमें शामिल होते हैं, कैसे कैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी इसमें शामिल किया जाता है और कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। समावेशी विकास और अंत्योदय पर फोकस किया जाता है। एससी एसटी महिलाओं का भी विकास इसमें होता रहे, ये सुनिश्चित करना नीति आयोग का काम है। गरिमा और आत्मसम्मान सुनिश्चित करने के लिए गरीबी उन्मूलन पर विचार करना, तभी देखा होगा आपने एमपीआई हर साल आता है, लगभग हर साल या हर 2 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग का आता रहता है। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर काम करना, यानी कि मॉनिटरिंग और दूसरा फीडबैक, 2 चीज़ों पर काम करना नीति आयोग का काम है। और जनसांख्यिकी, लाभांश और सामाजिक पूंजी का लाभ उठाने के लिए नीतियां बनाना। जनसांख्यिकी लाभांश जो है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था 2022 वाले यूपीपीएससी पेपर में, कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कितने से कितने एज ग्रुप का है। अमेरिका में 15 से 64 तक का होता है, लेकिन भारत में 15 से 59 तक का होता है। 15 से 59 तक का जो एज ग्रुप की जनसंख्या है भारत में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन जो है 15 से 59 की, उसको हम लोग जनसांख्यिकी लाभांश बोलते हैं। इसका लाभ उठाने का प्रयास करना नीति आयोग का काम है। सामाजिक पूंजी का लाभ उठाने के लिए नीतियां बनाना नीति आयोग का काम है। जनरली ऐसा काम पहले सिर्फ सरकार करती थी। रीजनल काउंसिल्स में राज्यों के समूह क्रिएट किए जाते हैं और जो क्षेत्रीय मुद्दों पर, विशिष्ट मुद्दों पर फोकस करते हैं। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का मुद्दा है, या फिर राजस्थान में पानी की समस्या है, अगर है, फर्ज कीजिए, या फिर कहीं पर भी जैसे कह सकते हैं कि जो टेररिज्म का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उससे संबंधित समस्या है, तो विशिष्ट मुद्दों पर विचार किया जाता है। जबकि पहले राज्यों की विशेष समस्याओं पर फोकस जनरली योजना आयोग में नहीं किया जाता था। सूखे के लिए क्षेत्रीय परिषद, वामपंथी उग्रवाद, आदिवासी कल्याण, इस तरह के अन्य मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है। और भारत के विकास में एनआरआई समुदाय की भू आर्थिक और भू राजनीतिक ताकत का अधिकतम लाभ प्राप्त करना, ये काम है। पहले इन सब चीज़ों पर विचार जनरली नहीं किया जाता था कि एनआरआईज की क्या भूमिका हो सकती है, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक क्या बेनिफिट एनआरआई हमको दे सकते हैं, इस पर विचार नहीं किया जाता था नीति आयोग में, मतलब योजना आयोग में। अब नीति आयोग इस पर करता है। पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया और आईटीसी उपकरणों का, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपकरणों का उपयोग करना। पहले योजना आयोग एक क्लोज्ड सिस्टम होता था। योजना आयोग जब प्लान वगैरह बनाता था तो ये सब चीज़ें नहीं बताता था कि वो क्या क्या चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं। जब प्लान बन करके आ जाता था डॉक्यूमेंट, तब उसको अपलोड कर दिया जाता था गजट में, तब लोग पढ़ सकते थे। तो वो नियोजन की प्रक्रिया बहुत ही अपारदर्शी पहले होती थी, लेकिन अब पारदर्शी होती है। अंतर विभागीय मुद्दों को सुलझाने में मदद करना, ये भी काम है नीति आयोग का। पहले ये सब काम सरकार का होता था, योजना आयोग इसमें नहीं इंटरफेयर करता था। नीति आयोग के ये पिलर्स हैं 7, इनको ध्यान रखना आपको जरूरी है, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि नीति आयोग का कौन सा स्तंभ यानी कि पिलर नहीं है। नीति आयोग के पिलर बेसिकली यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या क्या है। तो पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस नीति आयोग ने बताए हैं प्रो पीपल, ठीक है, यानी कि लोग उन्मुख यहाँ पे होना चाहिए गवर्नेंस। जो सुशासन है ये लोग उन्मुख होना चाहिए, यानी कि जन उन्मुख होना चाहिए। प्रोएक्टिविटी यानी कि जो है काम पर फोकस किया जाना चाहिए, प्रोएक्टिविटी। पार्टिसिपेशन, भागीदारी उन्मुख होना चाहिए। एम्पावरिंग यानी कि जो है सशक्तिकरण उन्मुख होना चाहिए। और इंक्लूजन ऑफ ऑल, इंक्लूजन ऑफ ऑल यानी कि समावेश। समावेश पर तो बहुत ही फोकस करना शुरू किया सरकार ने 2014 से। तो इंक्लूजन हमेशा इसका एक पिलर होगा। और इक्वालिटी यानी कि समता, समानता, और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ये सब पिलर है नीति आयोग के। तो कौन सा पिलर नहीं है ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग के 7 पिलर हैं।
प्रो पीपल, प्रोएक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो डे नंबर 28 में साइंस सेक्शन पे आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हम इसका ओवरव्यू दें और डिटेल में आएँ, जाहिर सी बात है इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो डिटेल में तो आना पड़ेगा। हम आपको ये बता दें कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे बचपन में ये बात हमें बता रखी होती है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारी तरीके जीवित वस्तुएं होते हैं, उनमें भी जान होती है जिस तरीके से इंसान और जानवर में होती है। हालांकि वो बात अलग है कि अगर उनको हमने खा लिया तो हम वेज कहलाएंगे। ये एक अलग विषय है, इस पे काफ़ी ज़्यादा बहस की संभावना है, इसलिए इसको यहीं पे स्किप करके सीधे आते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमें बचपन में समझा दिया गया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, वो भी जीवित होते हैं। तो बेशक से ये जो पेड़ पौधे हैं ये चल फिर नहीं सकते हमारी तरह दौड़ नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, ना गाली दे सकते हैं, फिर भी हम इन्हें जीवित वस्तु क्यों मानते हैं? क्योंकि कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि इंसानों और जानवरों के साथ साथ इन्हीं पेड़ पौधों में भी कॉमन होते हैं। कुछ ऐसी सिमिलरिटी होती हैं जो कि हमारे में और इनमें कॉमन होती हैं, जिनमें से एक है हार्मोन का रिलीज़ होना। ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जैसे इंसानों में कुछ कॉमन, कुछ मेल, कुछ फीमेल हार्मोन होते हैं, तो इनमें भी होते हैं। ये भी सांस लेते हैं, ये भी सेंसिटिविटी फील करते हैं, सनलाइट की तरफ ये झुक जाते हैं, ये भी रात में मुरझाए हुए से फील करते हैं और दिन में हिलते हैं। आप ये देख सकते हो, मतलब डेली लाइफ में ये आपने महसूस किया ही होगा कभी ना कभी। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो खाना बनाने का मतलब ये नहीं कि किचन में घुसे, मसाला, तेल, दाल, सब्जी ये सब लिया और बनाना चालू कर दिया। ये सब खाना बनाने की वैसे कैटेगरी में नहीं आता। ये तो सिर्फ रॉ मटेरियल का फॉर्म आपने चेंज कर दिया। सवाल ये है कि ये जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से आए? तो ये तो खुद ही प्लांट होते हैं, क्योंकि हमारी डाइट का 90% हिस्सा वेज ही होता है, ये प्लांट ही होते हैं। तो ना सिर्फ जो ये अपने लिए खाना बनाते हैं ये हमारे काम में आता है, बल्कि ये खुद ही हमारे काम में आ जाते हैं और जानवरों के भी। तो जो ये अपना खाना बनाते हैं इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो भी इन्होंने खाना बनाया इसका कुछ पोर्शन ये अपनी ग्रोथ, मेंटेनेंस और सर्वाइवल के लिए रखते हैं। बाकी का ये स्टार्च के रूप में, वो भी इनसॉल्यूबल, पानी में नहीं घुलता, उसमें स्टोर करके रखते हैं, ज़्यादा करके फल में अपने। और वैसे भी फूड चेन के अंदर हम ये देखते हैं कि इन्होंने जैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया तो इनके जो फल हैं ये भी हम खा जाते हैं, और जो भेड़, बकरी, हिरण वगैरह है ये सीधे सीधे इन्हीं को खा जाते हैं। और फिर वो जो हिरण है इनको कौन खाने आएगा? तो इनको शेर या बाघ खाने आ जाएगा। तो एक तरीके से जो एनर्जी इस हिरण को मिली इस घास फूस को खाने की वजह से, वो भी इनडायरेक्टली आगे आने वाले जानवरों में ट्रांसफ़र हो जाती है फूड चेन के माध्यम से। हालांकि बस 10% ही हो पाती है, वो बात अलग है। इसे 10% लॉ कहते हैं इन्वायरमेंट में, आप जानते हो। तो आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस का। अगर पेड़ पौधे नहीं होते और उन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना नहीं बनाया होता तो क्या कोई भी फूड चेन आगे बढ़ पाती? नहीं बढ़ पाती, क्योंकि जो भी बेसिक जानवर है वो खाने किसको आएगा? इन्हीं को तो खाने आएगा ना, पेड़ पौधों को या फिर इनके बनाए हुए प्रोडक्ट को। तो जब यही नहीं होंगे, या फिर अगर मान लो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी इनसे छीन ली जाए, तो भी फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारी पृथ्वी पर लाइफ सस्टेन कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये जो पेड़ पौधे हैं हमारी लाइफ लाइन है, ये जीवन का आधार हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग ये जानते हैं पढ़ाई जीवन का आधार है, लेकिन पढ़ाई तब कर पाओगे ना जब ज़िंदा रहोगे, और ज़िंदा रहने के लिए ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इतना ज़रूरी ये प्रोसेस है कि हमें डिटेल में इसको जानना पड़ेगा। और चूँकि बहुत कुछ है जानने के लिए, इस वजह से आयोग भी पीछे नहीं हटते हैं इनसे सवाल बनाने के लिए। तो जिस तरीके से हम लोग जब किचन में जाते हैं तो अपना खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, जिसमें तेल, मसाला, सब्जी, दाल और गैस, ये सब है। तो वैसे ही अगर प्लांट को अपना खाना बनाना है तो उनको भी नेचर से कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। और क्या क्या वो होते हैं? पहली बात तो सनलाइट होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, पानी होंगे। ये 3 चीज़ों की मदद से वो क्या बना देंगे? अपना खाना। और ये खाना मतलब क्या? तो ग्लूकोज, C6H12O6। अब इसका कुछ हिस्सा ये अपने सर्वाइवल के लिए रखते हैं, ग्रोथ के लिए, और बाकी का ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जो कि बाद में इंसान और जानवर यूज़ कर लेते हैं जिनका। लेकिन इतना ही नहीं, इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ना ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इसका कुछ हिस्सा तो ये अपने रेस्पिरेशन और सर्वाइवल के लिए रखते हैं, लेकिन बाकी का एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है ऑक्सीजन, जो कि हेल्प करती है हमें और जानवरों को सांस लेने में। तो मान लो इनकी एबिलिटी ख़त्म हो जाए
फोटोसिंथेसिस की, तो क्या ऑक्सीजन रिलीज़ हो पाएगा एटमॉस्फेयर में? नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग सारे मर जाएंगे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के अपन जिंदा तो रह नहीं सकते। तो इतनी बेसिक बात सभी को पता है कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, साथ में CO2 चाहिए, पानी चाहिए, बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है, सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि इतने से ही आपका काम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत जगह पे आए हो। ये तो सिर्फ हमने इंट्रो बताया, इतना फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। और चूंकि बच्चा बच्चा जानता है, इस वजह से आयोग ने यहाँ से सवाल बनाने कर दिए हैं बंद। बिना इस प्रोसेस को डिटेल में समझे अब इससे क्वेश्चन करना उतना आसान रह नहीं गया है। एक दो गलती से आ गए तो आ गए, नहीं तो आता डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही है। तो इंट्रो हो गया। इंट्रो वाली बकैती के बाद अब बात आती है कि इसकी डिटेल्स क्या क्या हैं। ये जो भी चीज़ें हैं कि ऑक्सीजन का रिलीज़ होना, तो क्यों वो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई, C6H12O6 ये कैसे बना, लाइट ने क्या किया, पानी किधर से मिला, O2 जो रिलीज़ हुई ऑक्सीजन वो आई कहाँ से, ये सब सवाल बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। और ये सब आपको तब पता चलेंगे जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे। तो शुरू करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। तो भाई सबसे पहले तो अपने को सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट यानी कि धूप। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जो कोई मिल गया का जादू है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। पेड़ पौधे, घास फूस, शैवाल मतलब एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, जी हाँ, बैक्टीरिया में बेशक से वो चीज़ नहीं होगी जो कि लाइट रिसीव करेगी। तो जब लाइट रिसीव बैक्टीरिया कर ही नहीं पाएगा तो भी फोटोसिंथेसिस उसमें कैसे हो पाएगा वो बताएंगे आगे। लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम याद रख लो, साइनोबैक्टीरिया, ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। तो आज के बाद दिमाग से निकाल दो कि कोई मिल गया का जादू जो है ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि ये किस टाइप का प्रोसेस है। तो चूंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन क्यों? CO2 और पानी की सहायता से ग्लूकोज बन रहा है। अब यही ग्लूकोज वापस से पानी और CO2 बन पाएगा क्या? तो नहीं। तो इसीलिए केमिकल, बाकी फ़ोटो इसलिए क्योंकि फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट इन्वॉल्व है इसलिए ये फोटो केमिकल प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक में फ़ोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टुगेदर, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट इन्वॉल्व है। वैसे अंग्रेजी में फ़ोटो का मतलब आप जानते हो, सिंथेसिस का मतलब भी आप जानते हो। तो जो भी हमने अभी बोला ये है उसका रिप्रेजेंटेशन। ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये पूरा खेल हो चुका है और एनर्जी मिल गई है इस पौधे को, जिस वजह से ये सर्वाइव कर पा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किसी भी पौधे की अगर आप बात करें तो उसको ये चार चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, जो कि किसी भी सोलर पैनल को भी चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, वैसे इनको भी। वैसे पौधों में भी एक सोलर पैनल टाइप के कुछ लगे होते हैं, अभी इनका नाम क्या है आगे बताएंगे। तो सनलाइट हो गया, पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और अगली चीज़ है इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल। अब भाई आप एक एक की डिटेल जान लो कि CO2 कहाँ से मिलती है। तो किसी भी पत्ते को अगर आप जूम करके माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें छोटे छोटे से छिद्र होंगे जो कि तब खुलते हैं जब उनको CO2 अंदर लेनी होती है या तो ऑक्सीजन बाहर फेंकनी होती है, तभी ये खुलेंगे, अदरवाइज ये बंद रहेंगे। तो इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है इसी से। और अगर ये फालतू में खुला रह गया तो इससे पानी भी बाहर निकल सकता है, जिस वजह से ये पौधा मुरझा जाता है। और स्टोमेटा से पानी के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? पानी मतलब खून की तरीके नहीं पानी निकलेगा, वो भाप बन के निकलेगा, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। हिंदी में बोले तो वाष्पोत्सर्जन। तो भाई जब भी पौधे को ये लगता है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसका स्टोमेटा इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं मजाक नहीं करूँगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। तो फोकस यहाँ पे आप बनाए रखिए, बाकी वीडियो अंत तक देखिएगा तो काफ़ी कुछ आपको फ़नी एलिमेंट मिल जाएंगे। तो जब भी इसको CO2 चाहिए होगी ये खुल जाएगा, फिर वापस बंद हो जाएगा, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब ऑक्सीजन बाहर निकालनी होगी तो ये फिर खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं खुल सकता, ये तभी खुल पाएगा जब सनलाइट मौजूद होगी। बिना सनलाइट के ये नहीं खुल पाएगा। इससे एक चीज़ और साबित हुई कि लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। तो जो लोग डार्क रिएक्शन में ये समझते हो ना कि ये अंधेरे में हो जाएगा, तो गलत है बात। डार्क रिएक्शन की कहानी अलग है, वो आगे आपको समझा देंगे। तो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए आपको CO2 कहाँ से मिलती है, किस प्रकार से पौधे CO2 अपने अंदर लेते हैं, ये हम समझ चुके हैं। अब बात आती है पानी की। तो ये जो जड़ों में एक टिश्यू होता है जिसे जाइलम बोलते हैं, और उस जाइलम की कुछ नसें टाइप की होती हैं, उसी के थ्रू ये जड़ से पानी सीधे सोख लेता है,
जड़ जो है ये पानी को सोखेगी, इसके बाद ये पानी जड़ से लेके पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा, तो जाइलम वेसल्स की वजह से। तो अभी आपको ये समझ में आ चुका है कि पानी किस प्रकार से पौधे के अंदर गया। तो पानी का अंदर जाना, CO2 का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये समझना तो बहुत आसान है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा टिपिकल है कि लाइट किस तरीके से ये पेड़ पौधे रिसीव करेंगे, मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के अलावा, वो किस तरीके से लाइट रिसीव करेंगे, ये बहुत ही टेढ़ी खीर है समझना। लेकिन जितनी आसान भाषा हो सकती है उसमें मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो होता क्या है कि कोई भी प्लांट सेल जैसे है तो उसके कई सारे ऑर्गेनेल होते हैं, जिनमें से एक है ये क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप ऐसे समझ सकते हो सोलर पैनल टाइप के इस क्लोरोप्लास्ट में लगे हुए हैं, वही जाके सनलाइट को सीधे सीधे रिसीव कर लेंगे। तो अगर आप इस क्लोरोप्लास्ट को भी जूम करके देखो तो उसमें एक स्पेशल टाइप का पैनल होता है जिसे कहते हैं थाइलाकॉइड। तो एक ये जो डिस्क है ये CD टाइप की, ये थाइलाकॉइड है, और ऐसी ऐसी अगर 4, 5 या 6 मिल गई तो कई सारे थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक ऐसे बैठ गए, जैसे 5-5 के सिक्के को एक के ऊपर एक रखे रहो, तो क्या बनेगा, ग्राना बनेगा। और ये एक कंप्लीट ग्राना मिलके एक सोलर पैनल की तरीके से काम करेगा, और यहीं पे सनलाइट जाके रिसीव होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। और हमने आपको क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट के अलावा चौथी चीज़ क्या चाहिए, क्लोरोफिल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्लोरोफिल किधर मिला। एक बार और समझो, आपको क्लोरोप्लास्ट पता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थाइलाकॉइड, ये गोल गोल 5 के सिक्के, ऐसे ऐसे कई एक के ऊपर एक रख गए तो बन जाएगा ग्रेना। इसी ग्रेना में क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो ग्रेना के बगल में ये एक फ्लूइड टाइप का होता है, जैसे ब्रेक फ्लूइड आप समझ सकते हो, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेना में तो सीधे सीधे लाइट पड़ेगी, लेकिन उसके बाद का जो रिएक्शन होगा ना, जिसके लिए लाइट हमें नहीं चाहिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, वो स्ट्रोमा में होंगे, जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी साइट है स्ट्रोमा। और लाइट कहाँ पे पड़ेगी, तो ग्रेना में। और लाइट पड़ने को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। तो भाई ये जो क्लोरोफिल है, इसी की वजह से हमें पेड़ पौधे हरे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल एक टाइप का पिगमेंट है। अब पिगमेंट का मतलब नैरोलैक पेंट नहीं होता, साइंस की भाषा में पिगमेंट बोले तो एक ऐसा एलिमेंट आप समझ सकते हो, एक ऐसा कंपोनेंट जो कुछ गिवन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके बाकी की रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जो क्लोरोफिल है ये भी एक पिगमेंट है। तो ये क्या करेगा, कुछ लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ब्लू और रेड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और सबसे ज़्यादा किसको करेगा, रेड को। और इसीलिए एग्जाम में ये सवाल बनता है कि क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किस लाइट के लिए है। तो क्लोरोफिल प्लांट में होता है, तो ऐसे भी सवाल बनते हैं कि प्लांट किस लाइट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो रेड के लिए। या फिर ऐसा बनेगा कि फोटोसिंथेसिस में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किस लाइट के लिए मिलता है, तो रेड के लिए। तो रेड सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, फिर ब्लू हो जाएगी। ग्रीन बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस वजह से हमारी आंखों को ये पेड़ पौधे घास फूस सब हरे दिखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना है वो किसकी तरीके है, सोलर पैनल की तरीके से। तो उसमें 2 टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। इनमें से PS2 को बाद में खोजा गया था, इसलिए इसके आगे PS2 लिख दिया। लेकिन सबसे पहले फोटोसिंथेसिस यहीं से चालू होगा, PS2 से। यहाँ पे रिएक्शन पहले होगा, PS1 में बाद में। और ये दोनों क्या है, सोलर पैनल, जहाँ से लाइट रिसीव करता है पौधा। PS1 जो है ये 700 nm तक 700 न्यूटन बोल रहा हूँ, नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि PS2 680 नैनोमीटर तक की लाइट को। तो चाहे PS1 की बात करें या PS2 की, दोनों में 2 चीज़ें ज़रूर होंगी। एक एंटीना कॉम्प्लेक्स जहाँ से लाइट रिसीव होगी, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, क्लोरोफिल बी और कार्टिनॉइड। और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर, जिसमें होता है क्लोरोफिल ए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो आगे जाएंगे भी, तो तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो फोटोसिंथेसिस में ऐसा नहीं होता कि एक तो रिएक्शन हुआ और ग्लूकोज बन गया, ये 2 फेज़ में कंप्लीट होता है। एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट, जिसे डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल कहते हैं। तो कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का पार्ट है, ध्यान रखेंगे। अब इसका मतलब ये कतई मत समझना कि लाइट इंडिपेंडेंट है तो अंधेरे में होगा, ये होगा दोनों दिन के समय ही। लेकिन लाइट का एक काम होता है, जिस तरीके से पुलिस का काम होता है चार्जशीट बनाने तक, इसके बाद न्यायालय का काम शुरू होता है, वैसे ही लाइट का काम इस स्टेज तक होता है, लाइट रिएक्शन तक, इसके बाद इसका काम ख़त्म और कैल्विन साइकिल शुरू, ऐसा होता है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की आपको कहानी बता देते हैं। वैसे अगर इन दोनों को डिटेल में पढ़ने जाओगे तो कई सारे रिसर्च पेपर आपको कम लगेंगे, वो गलती मत करना, जितना बता रहे हैं बस उतना सुन लेना आप।
तो देखिए होता क्या है कि जो PS2 है उस पे इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की शुरुआत होती है। कैसे? हम लोग ये जानते हैं कि पौधा जो है ये अपनी जड़ों और जाइलम वेसल्स के माध्यम से पानी पहले ही ले चुका है, और इस PS2 पे जब लाइट पड़ेगी तो जो पानी है उसका फोटोलिसिस हो जाएगा, यानी कि उससे एक प्रोटॉन बनेगा और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी। और वो कैसे बाहर आएगी? स्टोमेटा जो है ये खुल जाएगा, जिससे ये बाहर आ जाएगी। तो इसके क्या मायने हुए? एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि ये जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हुई है ये कहाँ से आई है? पानी की वजह से आई है, क्योंकि ना तो पानी होता, ना इसका फोटोलिसिस होता PS2 में, ना ऑक्सीजन रिलीज़ होती। तो ऐसे ऐसे कई सारे प्रोटॉन बनते जाएंगे, जिसके बाद एक ग्रेडियंट सा बन जाएगा, मतलब एक पूरा ग्रुप बन जाएगा प्रोटॉन का, और आगे जाके यही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कैसे कन्वर्ट हुए, लेकिन फिर भी चाहते हो बताना तो कमेंट में यस लिख के बता दो। वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना ज़रूरी भी नहीं है, इसी वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ। तो लाइट पड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बने ये कहाँ बने? PS2 में। और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बना? ATP बना, और यही ATP आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन बने ये ETC में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ETC के माध्यम से ना, और एक बार ETC में सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके बाद बनेगा NADPH। तो पहले क्या बना? PS2 में ATP, फिर उसके बाद PS1 में भी लाइट पड़ेगी तो कुछ ना कुछ होगा। एक तो PS1 में लाइट पड़ गई और दूसरा ETC से इलेक्ट्रॉन पहुंच गए उसके पास, तो NADPH बन गया। कहाँ पे? PS1 में। अब इनकी डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ATP कैसे बना, बताओ NADPH कैसे बना, बस समरी समझ लिया आपने, बहुत है। तो ये जो NADPH है ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही फिर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हुए ATP को ग्लूकोज में बदलेगा। ATP पहले ही बन चुका, अब ATP को ग्लूकोज में बदलेगा कौन? NADPH। ठीक, तो ये पूरी कहानी होती है लाइट और डार्क रिएक्शन की। ATP से जो ग्लूकोज बना ये कहाँ बना? डार्क रिएक्शन में, और इसमें हेल्प किसने करी? NADPH ने। और ATP बनने की शुरुआत कहाँ हुई? लाइट रिएक्शन में। और इन सारी चीज़ों के परिणाम स्वरूप हमको ये इक्वेशन मिलती है। कई जगह पे सिर्फ ये इक्वेशन आपको रटा लेते हैं, पीछे का बैकग्राउंड नहीं बताते, जबकि मैंने बताया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में आपको दे रहे हैं ग्लूकोज। ठीक, इस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा सीधे सीधे तुरंत यूज़ हो जाएगा, बाकी का स्टार्च इनसोल्यूबल वाले फॉर्म में स्टोर रहेगा, और स्टोमेटा खुलेंगे और अननेसेसरी जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये तो बाई प्रोडक्ट है ना, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट की तरीके से काम करता है, इसमें ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा। पौधों के लिए बेशक वेस्ट हो, लेकिन हमारे लिए तो संजीवनी है। लेकिन इसका भी कुछ हिस्सा रेस्पिरेशन के लिए पौधे यूज़ करते हैं, ऐसी भी बात है, ऐसा नहीं है कि सारी रिलीज़ हो जाएगी। अब इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, ये समझना ज़रूरी है। ये वाटर है, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों को ध्यान से देखो, H हट गया, चाहे O जुड़ जाए या फिर H हट जाए, दोनों को ऑक्सीडेशन मानते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? वाटर का। अब यहाँ देखो ध्यान से, 6CO2 और यहाँ C6H12O6, यहाँ पे O2 है, इधर O6 है, मतलब ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई। तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई तो इसे ऑक्सीडेशन मान सकते हो, लेकिन नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H एक भी नहीं है, यहाँ पे 12 ठो H आ गए, तो हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसका रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीडेशन हुआ वाटर का। अब फोटोसिंथेसिस के टाइप पे आ जाते हैं। 3 टाइप के होते हैं, C3, C4 और CAM। जो C3 फोटोसिंथेसिस है उसमें 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस वजह से 3C नाम पड़ा। एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि C3 फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, या फिर C3 पौधे हैं, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो गेहूँ, चावल, सोयाबीन, आलू और कॉटन, ये सब हैं C3 वाले। तो नाम याद कर लीजिए, आ जाता है एग्ज़ाम में। इसके बाद है C4। C4 क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ जिसे कहते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये तो UPPCS में आ भी चुका है पहले कि C4 फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करते हैं, तो गन्ना, मक्का और सोरगम। सोरगम मतलब रागी। अब इसके बाद है CAM, मतलब कि क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब कुछ पौधे जैसे कि ये आप देख सकते हो अनानास, और कुछ रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं,
इनके साथ समस्या ये होती है कि इनकी पत्तियाँ इतनी सॉफ्ट नहीं रह जाती हैं, और चूँकि पत्तियाँ सॉफ्ट नहीं हैं इस वजह से आसानी से रिएक्शन हो नहीं पाता। तो ऐसे में इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जिनमें से पहली है कि जैसे ये कैक्टस है, नागफनी का पौधा, ये रात में क्या करेगा, अपने स्टोमेटा को खोल के रखेगा। क्यों खोलेगा? क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये रात भर CO2 इकट्ठी करते रहेगा, और जैसे ही दिन होगा ये अपने स्टोमेटा बंद कर लेगा। मतलब भगवान ने ऐसी इनको दे रखी है कि इनके साथ ऐसा ही होगा। तो रात भर इसने जो भी CO2 इकट्ठी करी और लाइट इसको मिल ही रही है, तो बस इसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करते रहेगा आगे के रिएक्शन के लिए। अब समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कि कौन कौन सी चीज़ें घटाने बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस घटेगा या बढ़ेगा। तो सबसे पहला है पानी। जितना ज़्यादा अच्छे से मिट्टी से पानी खींच पाएंगे पौधे, फोटोसिंथेसिस में उतनी मदद मिलेगी, उसका रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट उतना बढ़ जाएगा। आइडियल अवेलेबिलिटी क्या है CO2 की? 300 से 400 ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद है टेम्परेचर। 20 से 25 डिग्री आइडियल टेम्परेचर माना जाता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। और सनलाइट, जितनी ज़्यादा सनलाइट इंटेंसिटी मिलेगी वहाँ पे, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा। अब अंत में आ जाते हैं भाई कि जो पेड़ पौधे बिना एक भी कंप्लेन किए आराम से फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, जिसका ज़्यादातर लाभ हमें ही मिलता है, क्योंकि वो तो थोड़ा सा ही खाना यूज़ करते हैं अपना, लेकिन बाकी सब इंसान और जानवर खा जाते हैं, और ऊपर से ऑक्सीजन उनकी वजह से मिल रही है वो अलग। लेकिन हम उनको क्या दे रहे हैं? हम उनको दे रहे हैं प्रदूषण। प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हवा, मिट्टी, पानी सब प्रभावित हो चुकी है। तो मिट्टी में इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि आसानी से पेड़ पौधे वहाँ से पानी सोख ही नहीं पा रहे, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा। अब पानी में ऊपर से ख़राब है, इससे और असर पड़ता है, और हवा तो ख़राब हो ही रही है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, प्रदूषण हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है यहाँ पे? लेकिन अभी भी समय है, सीरियस हो जाओ, पेड़ पौधे वाली जगह में रहो और पेड़ पौधे लगाने को प्रमोट करो। आप थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद MCQ पे आते हैं। सबसे पहला है कि फोटोसिंथेसिस में सबसे प्रभावकारी लाइट कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब रेड लाइट। उसके बाद है कि सनलाइट के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान जैसे लाइट पड़ रही है, तो लाइट में 7 कलर होते हैं जो कि दिखते हैं, लेकिन जो हिस्सा लाइट का नहीं दिख पाता है उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस किस में हो जाता है? बैक्टीरिया में। तो कहने की कोशिश ये की जा रही है कि फोटो रिसेप्टर उसमें है ही नहीं है, फिर भी जो है ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ऐसा केवल बैक्टीरिया में हो पाएगा, साइनोबैक्टीरिया में। उसके बाद 208 में है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से आई? तो पानी से आई, देख चुके हैं। उसके बाद है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा नहीं चाहिए हमें? तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो तो निकलता है रिएक्शन के बाद, जिसकी वजह से अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट, उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में ये चैप्टर है, जो वीडियो जिसके ऊपर बना हुआ है ये वाला। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। और इसीलिए प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट देने ज़रूरी होते हैं खाद के माध्यम से, नहीं तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। और क्लोरोफिल के बारे में एक बात और समझो कि इसका जो RNA बना होता है ना, ये आयरन की वजह से होता है। आयरन क्लोरोफिल में नहीं मिलेगा, लेकिन उस RNA में मिलेगा जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ है। तो ये था पूरा वीडियो। वैसे भी बाकी वीडियो से लंबा हो चुका है, तो आई होप सबने एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक इतनी आसानी से समझाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो बिना हमको गाली दिए हो सके तो कमेंट में जो पूछा उसका जवाब दे दो।